बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमने पहले एक्सप्लेन किया। हमने इसको दो एग्जांपल की मदद से हमने एक्सप्लेन किया था। एक बैलून वाली एग्जांपल से और दूसरी हमारे पास एग्जांपल थी दो बॉडी के सिस्टम से, हमने इसको एक्सप्लेन किया। अगर पेपर में आपको से कहते कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर मोमेंटम, तो आप या तो आप जो भी हम अभी करेंगे गन वाली एग्जांपल, चलो उसके साथ आप एक्सप्लेन कर दें, या फिर आप ऐसे करें कि जो हमारे पास हमने प्रीवियस जो लेक्चर में हमने जो पार्ट 1 था हमने उसमें जो किया है आप उसके साथ एक्सप्लेन कर दें, मर्जी आपकी है। हाँ, और अलबत्ता अगर वो पेपर में मेंशन कर दें कि आप टू बॉडीज दें उस स्केयर दें, तो उसके साथ एक्सप्लेन करें, तो फिर आपने उसके साथ एक्सप्लेन करना है। तो हमने जैसे यहाँ पे पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास एक्ट ना करे, और एक्सटर्नल मोमेंटम जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहता है। तो हमने इसकी स्टेटमेंट भी पढ़ी थी, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑलवेज कंजर्व। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई बंदा गोली चलाता है, किसी का शिकार करता है एक्चुअल परिंदे का, तो वो जो उसकी गोली चलाने के बाद उसकी अचानक से उसकी जो बंदूक है वो पीछे की तरफ आती है, जो उसकी गन है वो पीछे की तरफ आती है। ये ऐसा क्यों होता है? तो ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्या वजह है कि गोली चलाने के बाद जैसे ही हमने बुलेट को हमने फायर किया तो गन पीछे की तरफ क्यों आई। और जिन लोगों को क्योंकि इसके पीछे की फिजिक्स का नहीं पता होता, वो अपने मुंह के पास करके शिकार तो कर लेते हैं, अलबत्ता वो अपना खुद भी वो शिकार हो जाते हैं और फिर वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होते। अचानक से उनका मुंह सूज भी जाता है, क्योंकि उनको इसकी जो बसे पता जो फिजिक्स है उनको इसके बारे में आइडिया नहीं होता। अगर जो जिसको फिजिक्स आती है तो वो शिकार करते हुए वो ध्यान से शिकार करेगा कि शिकार तो कर लेगा लेकिन खुद वो बच जाएगा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल आप लोग हो जाएंगे कि जब अगर आप कभी शिकार में आप खुद जाएं तो वहां पे आप लोग ये गलती नहीं दोहराएंगे। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारे पास फर्ज करें कि एक गन है, उसके अंदर गोली जिसको हम बुलेट भी बोलते हैं, बुलेट भी उसके अंदर है, तो आप देखेंगे हमारे पास गोली भी रेस्ट में है और गन भी रेस्ट में है। क्योंकि हम लीनियर मोमेंटम को हम देख रहे हैं कि गोली को चलाने से पहले का मोमेंटम और बाद के मोमेंटम में क्या फर्क होगा, तो हम इसको कैसे कंजर्व करना है। अब जरा गौर से देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास मोमेंटम चूंकि होता है P इक्वल टू mv, और जो हमारे पास गोली है, बुलेट है, उसके हम जो है मोमेंटम है, सॉरी उसका मास है, उसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे और उसकी वेलोसिटी को स्मॉल v से करेंगे। जबकि जब गन की बारी आएगी तो हम उसकी मोमेंटम को मास को स्मॉल m से और उसकी वेलोसिटी को कैपिटल M से और इसकी वेलोसिटी को हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे। अब हम इसको लिखते हैं। Consider a system of bullet and gun। बुलेट के बारे में और गन का हमने सिस्टम सेट किया। Initially both are at rest। शुरू में दोनों रेस्ट में थी, तो अब हमें पता है कि जो मोमेंटम होगा P गन, इसको मैं लिखता हूं मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू m। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं, उसकी वेलोसिटी को हम किसके साथ डिनोट करेंगे ताकि आसान हो जाए। m and v, m is mass and v is velocity of bullet। तो इसी तरह हमारे पास कैपिटल M is mass
डन। इसको मैंने हल्का सा आपको टिप्स दे दिया है कि जो एम स्मॉल एम और स्मॉल बी जो है, ये स्मॉल एम मैस है और स्मॉल बी जो वेलोसिटी है ब्लड की गोली की, और कैपिटल एम मैस है और कैपिटल एम बी जो है हमारे पास वेलोसिटी किसकी है, हमारे पास गन की है। अब शुरू में क्या होगा, इनिशियली एट दोनों रेस्ट पे है, तो हमारे पास जो मोमेंटम होगा गन का एम वी है, जब उसकी वेलोसिटी जीरो है तो एम जीरो, तो जो गन का मोमेंटम होगा वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं देखूं हमारे पास जो मोमेंटम है ब्रिज का, ये हमारे पास है ब्रिज का ब्रिज, और ये हमारे पास है गन का एम और वी होगा, ठीक है। तो अब जो कि वेलोसिटी जीरो है तो हमारे पास ये सारे का सारा जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि टोटल मोमेंटम हमारे पास यहाँ पे होगा, सो टोटल मोमेंटम बिफोर गन फायर के फायर होने से पहले हमारे पास टोटल मोमेंटम है जीरो हो जाएगा। अब जैसे ही हम गोली चलाएंगे तो क्या होगा कि एज जैसे ही हम गन को चलाएंगे, फायर करेंगे, तो होगा क्या कि हमारे पास जो है गोली जो है वो वेलोसिटी अटेन करेगी। जैसे ही वो वेलोसिटी अटेन करेगी तो हमारे पास जो मोमेंटम है वो कुछ ना कुछ मोमेंटम अटेन कर लेगी। एज द गन फायर्ड, इसका स्क्वायर वेलोसिटी v, हमारे पास वेलोसिटी v से उसने हासिल कर ली है, तो हमारे पास उसका मोमेंटम होगा, मोमेंटम जो गन का है आफ्टर कोलिजन, हमारे चलने के बाद, वो एम वी हमारे पास होगा। और इसी तरह अगर मैं मोमेंटम सॉरी फिर से गन लिखते हैं मैंने, ये बुलेट का है, तो एज द गन इज फायर्ड विद स्क्वायर वेलोसिटी v, तो हमारे पास जो बुलेट मोमेंटम m v बन जाएगा। और अगर मैं गन की बात करूं तो हमारे पास उसका जो मोमेंटम है कैपिटल M उसका मास है और कैपिटल V उसकी वेलोसिटी है, तो उसका मोमेंटम m v बन जाएगा। अब होगा क्या, जैसे ही हमने गन चलाई है तो उसने थोड़ा सा जो झटका लगाया पीछे की तरफ, अब जैसे ही वेलोसिटी उसने मोमेंट स्क्वायर हासिल की है, हमारे पास बुलेट ने वेलोसिटी हासिल की है, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हमारे पास जो है जो गन है वो पीछे की उसने मूव किया है मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। अब जितना मोमेंटम उसने वेलोसिटी गोली ने आगे की तरफ हासिल किया था, अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मोमेंटम हमारे पास गन ने अटेन करके तो ये साबित कर दिया कि जो हमारे पास जितना मोमेंटम उसने उस डायरेक्शन में लिया था इक्वल बट अपोजिट मोमेंटम उसने लिया, तो दोनों मोमेंटम कैंसिल आउट होकर हमारे पास टोटल मोमेंटम जो है फिर से वो जीरो हो जाएगा, जो कि शुरू में हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर गन इज फायर्ड, गन फायर होने से पहले जितना मोमेंटम था उतना ही हो जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल मोमेंटम बनेगा एम वी प्लस एम वी, ये हमारे पास हो गया ब्रिज का, और ये हमारे पास मोमेंटम हो गया इसका गन का। तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली हमारे पास मोमेंटम ऑफ बुलेट ऑफ सिस्टम लिख दिया हम लोग, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम है। बिफोर फायर होने से पहले का मोमेंटम इक्वल होगा आफ्टर फायर। फायर होने से पहले का मोमेंटम बिफोर फायर, और हमारे पास आफ्टर फायर जो हमारे पास मोमेंटम है सेम होगा। बिफोर फायर जो मोमेंटम है हमें पता है इक्वल टू है 0 के, तो इसको मैंने लिखा इक्वल टू 0 के, और आफ्टर फायर जो मोमेंटम है एम वी प्लस एम कैपिटल वी। और यहां से टोटल बिफोर आफ्टर फायर वो मोमेंटम और बिफोर फायर हमारे पास दोनों इक्वल टू, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो टोटल मोमेंटम हमारे पास इक्वल टू 0 के है। और यहां से हम अगर इसकी वेलोसिटी निकालें तो जिस वेलोसिटी के साथ जो हमारे पास गन वापसी आई है वो वेलोसिटी कितनी होगी। अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो माइनस एम वी इक्वल टू कैपिटल एम और वी, इसको मैं जब यहां के नीचे लेके आऊंगा तो माइनस एम वी ओवर एम है, और ये हमारे पास v कैपिटल है। इसको मैं तरतीब से लिख देता हूं कि v कैपिटल इक्वल टू माइनस एम वी ओवर एम। ये जो हमारे पास वो वेलोसिटी है जिसके साथ उसने गन ने पीछे की तरफ मुड़ना शुरू किया। अब यहाँ से एक बात है कि ये नेगेटिव साइन है, ये हमारे पास रिक्वायर जो पीछे की तरफ मुड़ना है उसको शेप शो करता है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है हमारे पास गन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसी के मास के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो है जितना ज्यादा मास है उतनी ही वेलोसिटी कम है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हमने गन को फायर किया तो उस जो हमारे पास बुलेट है उसका मास तो बहुत कम था और उसकी वेलोसिटी उसने बहुत ज्यादा टेन की, और उसकी बनिस्बत जो है गन थी उसकी वेलोसिटी कम थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। हमने पहले भी बात की कि हमारे पास P इक्वल टू मोमेंटम होता है P इक्वल टू mv, तो मास यहां से P ओवर v इक्वल टू m। मास और वेलोसिटी का आपस में क्या है? इनवर्स रिलेशन है मास और वेलोसिटी का। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मास ज्यादा हुआ उसकी वेलोसिटी अगर कम हुई तो उतना ही मोमेंटम है, और अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई मास कम हुआ तो जितना, उस दोनों केस में मोमेंटम सेम रहेगा। फिर से सुने कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है, तो उसी की बनिस्बत एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो हमारे पास रिमेन कंजर्व रहेगा, तो हमारे पास मोमेंटम तो उतना ही हो जाएगा दोनों का। उसी के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो इसी तरह से हमारे पास जो गन का मास बहुत ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है, तो ये मास ज्यादा होने की वजह से उसकी वेलोसिटी कम है ताकि मोमेंटम को कंजर्व किया जाए। और हाँ, अगर मोमेंटम जिस जिस वेलोसिटी के साथ हमारे पास वो बुलेट फायर हुआ है अगर उसी वेलोसिटी के साथ ये गन भी मूव करती बैकवर्ड तो हमारे पास मोमेंटम तो बहुत ज्यादा हो जाता है इसका मोमेंटम जो गन था, तो फिर हमारे पास मोमेंटम कंजर्व ना रहता। तो इसी वजह से इसमें जो रिकॉइल है वो कम हुआ है। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं कि जो हमारे पास गोल चलाने के बाद जो गन है वो पीछे की तरफ क्यों मूव करती है, वो रिकॉइल क्यों करती है, उसका आंसर यही बनता है कि टू कंजर्व द मोमेंटम वन गन रिकॉइल, गन हमारे पास पीछे की तरफ आती है। और उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो लास्ट में इसके पहले लिखा है उसने कि रॉकेट एंड जेट इंजन आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। जो हमारे पास रॉकेट होते हैं और जेट जो इंजन होते हैं जो कि हमारे पास जहाजों के इंजन होते हैं, हवाई जहाजों के अक्सर वो जंगी जहाजों के, और जो हमारे पास रॉकेट्स होते हैं वो भी सेम प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। अब रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जैसे गैस नीचे की तरफ निकलती है तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट हमारे पास ऊपर की तरफ मूव करता है ताकि मोमेंटम हमारे पास टोटल मोमेंटम कंजर्व हो जाए। अब यहाँ पे इसका जो उससे आंसर लिखा है कि रॉकेट एंड जेट इंजन आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, वो भी हमारे पास इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इन दीज मशीन
हॉट गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये जो हमारे पास फ्यूल जैसे ही बर्न होता है, जलता है, तो वहां पे हॉट गैसेस पैदा होती हैं। वो जैसे ही गैसेस बाहर आती हैं तो कुछ वेलोसिटी के साथ वो मूव करती हैं। अब जब उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी तो हमारे पास उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। जैसे ही वो वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, उसके पास कुछ मोमेंटम पैदा हो जाएगा, पोटेंशियल कर देगी। तो उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मोमेंटम अटेन करने के लिए हमारे पास जो है जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, ताकि मोमेंटम हमारे पास कंजर्व हो जाए। उसने यहाँ पे ये लिखा है कि इन दी मशीन बाय हॉट गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट विद लार्ज मोमेंटम, ये लार्ज मोमेंटम के साथ हमारे पास तो नीचे आती है गैस, तो द मशीन गेन एन इक्वल बट अपोजिट मोमेंटम, जो हमारे पास मशीन है वो गेन करती है इक्वल बट अपोजिट मोमेंटम, ताकि मोमेंटम हमारे पास कंजर्व हो जाए, और इस तरह से वो हमारे पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। आई होप कि आप सबको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। अब यहाँ से हम देखते हैं टॉपिक में हमने लिखा गया है कि वही जो हमारे पास सिस्टम है गन और बुलेट और गन का, और यहाँ से मैंने थोड़ा सा गलत किया था कि हमारे पास जो मोमेंटम है बुलेट का वो भी हमने आपके सामने शो किया कि वो जीरो हो गया। पहले मैंने गलती से यहाँ पे गन लिख दिया था, और ये जो मोमेंटम है गन का आपके सामने, क्योंकि इनिशियली एट था तो हमारे पास ये भी जीरो हुआ, तो टोटल जो मोमेंटम हमारे पास सिस्टम का गन बुलेट का भी और गन का भी दोनों मिलकर सिस्टम बना रहे हैं, तो हमारे पास इनका मोमेंटम जीरो होगा। और जैसे ही हमारे पास गन फायर होगी तो हमारे पास जो बुलेट है वो हमारे पास वेलोसिटी अटेन करेगी, तो उसकी वेलोसिटी जो हमारे पास मोमेंटम है mv बन जाएगा। और चूंकि कुछ वेलोसिटी के साथ गन भी पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, क्यों करेगी भाई? मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू क्लियर हुआ हमारे पास। तो उसके बाद जो मोमेंटम होगा वो कैपिटल एम और कैपिटल वी होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हमारे पास जो टोटल मोमेंटम होता है वो बिफोर फायर कि गन को चलाने से पहले, गोली चलाने से पहले और बाद में सेम रहेगा, बिफोर इक्वल रहेगा, कंजर्व रहेगा। बिफोर जीरो था, बाद वाला हमारे पास ये आया। तो यहाँ से हमने वो वेलोसिटी फाइंड कर ली, जिस वेलोसिटी के साथ हमारे पास जो गन है रिकॉइल होती है। इसके लिए हमारे पास एमसीक्यू भी होते हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको भी जो एग्जांपल है हम उसको भी करेंगे, और न्यूमेरिकल को भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे जिसका मोमेंटम मास ज्यादा होगा, जब वो चीज रिक्वायर करेगी तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास फिर कम होगी। ठीक है, आई होप कि सबको इसकी अच्छे से समझ आई होगी।